Hello everyone, I'm Dr. Mahadevi and welcome to my ECG learning series. So let's start with the ECG paper first. So ECG paper हम सभी ने देखा है जो कि एक स्पेशल ग्राफ पेपर होता है जो मूव करता है कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ व्हाट 25 mm पर सेकेंड के स्पीड पे। सो हमेशा हमें ये बात ध्यान रखना है कि दैट व्हेनेवर वी गेट टू सी अ ईसीजी स्ट्रिप हमें पेशेंट का डिटेल्स मैच करना है। देन वी हैव टू आल्सो मेक श्योर कि ईसीजी पेपर इज सेट एट द स्पीड ऑफ व्हाट 25 mm पर सेकेंड की स्पीड पे है या नहीं। ये नॉर्मली हमें 25 mm पर सेकेंड की स्पीड पे सेट सेट हुआ ऑलरेडी मिलेगा। बट इन कंडीशंस लाइक टैकीकार्डिया वहां पे टेक्नीशियन इसे मैनुअली 50 mm पर सेकेंड के स्पीड पे सेट करते हैं ताकि ईसीजी रीडिंग बेटरली अंडरस्टैंड कर सके टैकीकार्डिक कंडीशंस में। देन हमें पता है ये जो ईच स्मॉल स्क्वायर एंड लार्ज स्क्वायर से ईसीजी पेपर हमें दिखता है। सो ये जो है ईच स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है 1 mm इन हाइट एंड 1 mm इन विड्थ, यानी कि 5 small squares will make what 1 large square। सो मैंने बताया था ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1 mm। सो ये जो 1 mm है ये इसका वैल्यू है 0.04 सेकेंड। सो 5 स्मॉल स्क्वायर्स को अगर हम काउंट करें तो दैट विल बिकम व्हाट 5 mm विच इज इक्वल टू 0.20 सेकेंड्स। सो ये बेसिकली एक लार्ज स्क्वायर है। एंड एक और बात इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो 10 mm है यानी कि दो लार्ज बॉक्सेस है ये ये होता है 10 mm का और ये इक्वल विच इज इक्वल टू व्हाट 1 mV। ये सब समझना जरूरी है बिफोर रीडिंग एनी ईसीजी। अब हम समझते हैं ईसीजी के वेव्स के बारे में। सो बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द वेव्स अंडरस्टैंडिंग हम हमें एक चीज याद होना चाहिए कि हार्ट जब भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या फिर मैकेनिकल एक्टिविटी अंडरगो करेगा तभी हमें ईसीजी ग्राफ में वेव्स मिलेंगे। सो ये चीज हमें याद रखना है। सो पी वेव, ये जो पी वेव है ये रिप्रेजेंट करता है अपर चेम्बर्स यानी कि एट्रिया के डीपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन इज नथिंग बट इट्स एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। सो वहां पे एक्चुअली सिग्नल मिलता है कि नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है करके तो वो सिग्नल जब भी मिलता है तब वो पी वेव जनरेट होता है। देन नेक्स्ट इज अबाउट दी क्यूआरएस वेव। क्यूआरएस वेव्स एक्चुअली ये कब हमें दिखता है जबकि वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन हो। सो वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स हमें पता है वो बहुत ही बड़ा मसल है, लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। सो जब भी वहां से कॉन्ट्रैक्शन होगा तब हमें इतनी बड़ी एक क्यूआरएस वेव हमें मिलेगी। देन नेक्स्ट इज अबाउट द टी वेव। सो टी वेव यानी कि ये वेंट्रिकल्स रीपोलराइजेशन दिखाता है। सो बेसिकली यहाँ पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं। सो ये सब चीजें ये वेव्स रिप्रेजेंट करता है। सो आप पूछेंगे कि एट्रियल रिपोलराइजेशन अलग से विजिबल नहीं होती है क्या? सो यस, इट इज नॉट विजिबल क्योंकि वो क्यूआरएस के अंदर ही छुप जाता है। सो सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो पी वेव, क्यूआरएस एंड दिस टी वेव ये पूरे मिलके इलेक्ट्रिकल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं बिटवीन दी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड दी मैकेनिकल एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो होती है जो हम ईसीजी में देखते हैं, ये एक्चुअली हार्ट के अंदर की आयन मूवमेंट्स यानी कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब आयंस के मूवमेंट के वजह से ही हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमें पता चलता है। सो जो बेसिकली हम जो देख रहे हैं पी वेव, क्यूआरएस वेव एंड टी वेव, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने के कारण यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन होने के पहले हमें सिग्नल मिलता है हार्ट को कि दैट यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट। सो जो मैंने कहा था कि ये रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन ये सब क्या है, ये एक्चुअली ये होता है सिग्नल्स। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन।
सो जो मैंने कहा था कि एट्रिया एट्रिया को सिग्नल मिलते ही, यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है वहां पे, डीपोलराइजेशन होते ही एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन होते ही हमें क्या होगा, सिग्नल एट्रिया को मिलता है कि नेक्स्ट यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट। सो उसके पहले क्या फॉर्म होगा, जो सिग्नल मिलते ही तुरंत पी वेव फॉर्म होगा। देन नेक्स्ट इज व्हाट दी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सो बिफोर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते ही वहां पे वेंट्रिकल्स को सिग्नल मिलता है, नेक्स्ट यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट होने का जो सिग्नल मिल रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। सो सिग्नल मिलते ही तुरंत थोड़ी देर बाद ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देन नेक्स्ट इज व्हाट दी टी वेव। टी वेव एक्चुअली कब फॉर्म हो रहा है, कि वेंट्रिकल्स को सिग्नल मिलता है दैट यू कैन रिलैक्स नाउ। सो रिलैक्स होने का जो सिग्नल मिल रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टी वेव बोल सकते हैं। देन लेटर उसके तुरंत थोड़े बाद ही व्हाट व्हाट विल हैपन इज वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शंस एंड जो रिलैक्सेशन हो रहे हैं ये एक्चुअली हो रहे हैं ड्यू टू व्हाट, दी मैकेनिकल एक्टिविटी। सो इन शॉर्ट हम अगर बोले कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज आर नथिंग बट दीज आर द सिग्नल्स, एंड मैकेनिकल एक्टिविटी को हम बोल सकते हैं दीज आर द एक्शंस। एक्शंस यानी कि क्या, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन होने की वजह से मैकेनिकल एक्टिविटी हो रही है। वी नीड टू ऑल्सो लर्न अबाउट दी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का ट्रैवल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। सो फॉर दैट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंडक्शन सिस्टम। सो वी नो दैट, हमने सुना होगा कि एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड, ये जो एसए नोड है ये एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स बोल सकते हैं जो कि इम्पल्स सेंड करते हैं। तो इनके पास क्या होता है, एक रेट ऑफ स्पीड से ये बीट सेंड करते हैं, जैसे कि 60 टू 100 बीट्स पर मिनट पर ये सेंड करते हैं इम्पल्स। सो ये चीज हमें मोस्टली एसए नोड, अगर एसए नोड से किसी का बीट हो रहा है हार्ट, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि उनका रेट 60 टू 100 वो नॉर्मली चल रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये जो है ये ये इस एसए नोड से जो इम्पल्स ट्रैवल करके एवी नोड यहाँ पे आता है। एवी नोड पर आकर यहाँ पे थोड़े देर तक इम्पल्स वेट करता है ताकि एट्रिया नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, तो यहाँ पे वेट होता है। देन नेक्स्ट एवी नोड से ये जो इम्पल्स है कहाँ पे जाएगा, बंडल ऑफ हिस पे जाएगा। यहाँ पे जाकर ये थ्रू दी राइट एंड दी लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड होगा, और लास्ट में परकिंजी फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल्स एक साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड वन मोर थिंग दैट, हमने सुना होगा कि एसए नोड का वर्क ना हो पाना, अगर प्रॉपरली वो अपना वर्क नहीं कर पा रहा है तो वी हैव अ बैकअप सिस्टम लाइक एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स। यहाँ से भी जो हार्ट है वो 40 टू 60 बीट्स पर मिनट सेंड करता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। सो ये एक लाइक बैकअप प्लान जैसे यहाँ पे ये वर्क कर सकता है एट द इमरजेंसी कंडीशंस। देन परकिंजी फाइबर से भी एक्चुअली लाइक 20 टू 40 बीट्स पर मिनट इट कैन सेंड द इम्पल्स। सो दिस ऑल थिंग कैन, ये हम बोल सकते हैं ये बैकअप, एकदम लोवेस्ट बैकअप बोलेंगे तो परकिंजी फाइबर्स बोलेंगे, जो कि वो 20 टू 40 बीट्स पर मिनट पर it can like send impulse. So once again I'll explain the flow chart. So यहाँ पे एसए नोड से पहले इम्पल्स कहाँ पे आएगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पर। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पर आकर वहाँ पे एट्रिया थोड़ी देर के लिए वहां पे मतलब सिग्नल वेट करेगा, एंड देन इट विल पास टू द बंडल ऑफ हिस। देन बंडल ऑफ हिस के पास वहां से पूरी राइट एंड दी लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में जाएगा, और फिर देन वहां से पर्किंजी फाइबर्स में जाकर पूरी तरह से क्या होगा, वेंट्रिकल का एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये पूरा सिस्टम एंश्योर करता है कि हार्ट बीट एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहा है। एज आई हैव सेड अबाउट दी कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, सो मैंने बोला था कि एसए नोड इज अ pacemaker and it is a group of specialized cells that will cause what, that will send the impulse. So एसए नोड से जो भी impulse send होगा
तो तब एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा। सो एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा माने मतलब क्या, p wave will be forming. Then next is what the AV node. AV node, SA node से इम्पल्स कहाँ पे जाएगा, AV नोड के पास जाएगा। सो AV नोड के पास जाते ही ये AV नोड क्या करेगा, यहाँ पे जाके डिले होगा इम्पल्स, सो दैट एट्रिया कैन एम्प्टी इनटू द वेंट्रिकल्स। सो इसकी वजह से AV नोड में जब भी वो वेट करता है, वहां पे जो वेटिंग टाइम है वहां पे, उसकी वजह से क्या हमें PR इंटरवल देखने मिलता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट दी बंडल ऑफ हिस। सो SA नोड से इम्पल्स AV नोड की तरफ जाएगा, AV नोड से बंडल ऑफ हिस की तरफ जाएगा। सो बंडल ऑफ हिस में जाकर कंडक्स क्या करेगा, इम्पल्स फ्रॉम AV नोड टू वेंट्रिकल्स होगा। सो वेंट्रिकल्स के पास होते ही ये जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास SA नोड से AV नोड, AV नोड से बंडल ऑफ हिस एंड बंडल ऑफ हिस से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में जाएगा। उस समय पर क्या होता रहेगा, वहां पे इम्पल्स स्प्रेड होते रहेगा थ्रू द इंटरवेंटिकुलर सेप्टम। नेक्स्ट SA नोड से AV नोड, AV नोड से बंडल ऑफ हिस से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, एंड देन फाइनली परकिंजी फाइबर्स। सो परकिंजी फाइबर्स में जब जाता है वहां पे रैपिडली कंडक्ट होगा इम्पल्स थ्रू द वेंट्रिकल्स। और जब परकिंजी फाइबर्स में जब इम्पल्स जाए उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, अब हम देखते हैं ECG के 11 कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि है 5 वेव्स एंड 3 इंटरवल्स एंड 3 सेगमेंट्स। सो 5 वेव्स क्या है, P वेव, Q वेव, R वेव, S वेव, T वेव। सो हम QRS वेव करके एक साथ ही हम इसे बोलते हैं। एंड देन समटाइम्स U वेव कैन ऑल्सो बी सीन आफ्टर द T वेव। ये भी एक कंडीशन में दिखता है जो कि यूजुअली नॉट, ये यूजुअली अकर नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज द इंटरवल्स। सो 3 इंटरवल्स है जहाँ पे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंटरवल हमें जानना है वो है PR इंटरवल एंड QRS इंटरवल। QT इंटरवल इज ऑल्सो देयर एंड PR इंटरवल हमें बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसकी वजह से हम हार्ट में एनी ब्लॉकेज हो तो हम इसकी ड्यूरेशन अगर ज्यादा हो तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन next is about the segments. So 3 segments है, PR segment, ST segment and TP segment. We all know ST segment is very very important for ruling out the myocardial infarction. So ये है, ये लेवल कंपोनेंट्स, ये जो है ये मिलके हार्ट की कंप्लीट इलेक्ट्रिकल स्टोरी बताते हैं। Okay, so let's start with the rate measurement. So first of all, check the R intervals, यानी कि दो QRS इंटरवल के बीच में कितने लार्ज बॉक्सेस है, ये हमें काउंट करना है। ये एक्चुअली क्यों इम्पोर्टेंट है, टू अंडरस्टैंड दैट वेदर इट इज अ रेगुलर रिदम या फिर इरेगुलर रिदम। ये जानने के लिए हमें पहले दो आर इंटरवल्स के बीच में कितना गैप है, हमें ये देखना है। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ वी गेट three large boxes between the two QRS interval and it is constantly maintaining throughout the ECG, यानी कि थ्री लार्ज बॉक्स दिख रहा है, दो आर फर्स्ट पहले वाले दो आर इंटरवल में, फिर नेक्स्ट उसके अगले वाले दो इंटरवल में सेम थ्री बॉक्स मिल रहा है, एंड अगेन वी आर गेटिंग द सेम थ्री बॉक्स। सो ये चीज हमें कंटिन्यूसली अगर रिपीट हो रहा है, सो वी कैन से दैट इट इज व्हाट अ रेगुलर रिदम। बट इन व्हाट अबाउट द इरेगुलर रिदम। सो इरेगुलर रिदम में क्या होगा, पहले दो आर इंटरवल के बीच में कभी दो बॉक्स मिलेंगे, कभी तीन बॉक्स मिलेंगे, कभी छह बॉक्स मिलेंगे। सो अगर वो जो है, वो जो लार्ज बॉक्सेस जो भी है वो इन बिटवीन द टू आर इंटरवल्स, इफ इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, देन वी कैन से दैट इट इज व्हाट अ इरेगुलर रिदम। सो पहले हमें आर इंटरवल में वेदर इट इज अ रेगुलर रिदम और इट इज अ इरेगुलर रिदम, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, सो दैट तभी हम प्रॉपर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर इरेगुलर रिदम वी हैव अनदर फॉर्मूला, but for regular rhythm we need to know that first of all check the RR intervals, count the boxes between the two R intervals. If you see the 3 to 5 boxes between the RR interval and it is constantly
like for example चार large box दिख रहे हैं between the two R interval and it is constantly maintaining throughout the ECG as चार box वैसे ही दिख रहे हैं हमें, तो we can say that it is a normal sinus rhythm. But if you see दो R interval के बीच में, that is दो QRS complex के बीच में हमें बस दो या फिर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो वी कैन से दैट इट इंडिकेट्स व्हाट इट इज अ टैकीकार्डिया कंडीशंस, यानी कि पेशेंट का हार्ट रेट इज अबव द 100, दैट इज पेशेंट इज इन द लाइक दे विल हैविंग घबराहट, ऐसे कंडीशंस में हम बोल सकते हैं टैकीकार्डिया पेशेंट होंगे. So if you see the boxes more than 5 between the two RR intervals and it is constantly like maintaining हो रहा है वैसे, सो वी कैन से दैट इट इज अ व्हाट ब्रैडीकार्डिया बोल सकते हैं हम, हार्ट रेट जिसका बिलो 60 होगा. सो अगर अगर हम 6 बॉक्स देख रहे हैं या फिर 7 बॉक्स देख रहे हैं बिटवीन द टू आर इंटरवल्स लार्ज बॉक्सेस, सो वी कैन से दैट इट इज व्हाट ब्रैडीकार्डिया कंडीशंस. सो वी नीड टू नो दैट नॉर्मल साइनस रिदम हम कब बोलेंगे, जब हमें दिख रहा है 3 बॉक्सेस या फिर लार्ज 4 लार्ज बॉक्सेस या फिर 5 लार्ज बॉक्सेस हमें ऐसे दिख रहा है, तो वी कैन से दैट विल बी व्हाट 3 to 5 बॉक्सेस अगर हमें दिख रहा है दो आर इंटरवल के बीच में, देन वी कैन से दैट इट इज व्हाट नॉर्मल साइनस रिदम. सो ये कॉन्स्टेंटली एक्चुअली मेंटेन होना चाहिए, तभी हम इसे नॉर्मल साइनस रेगुलर रिदम बोल सकते हैं. सो दिस थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर. Then we have another formula for this also. That is, I have said that regular rhythm के बारे में हमें regular rhythm है and irregular rhythm है. तो पहले हम दो RR intervals को पहले देखते ही we need to check whether it is a regular rhythm or it is a irregular rhythm. So regular rhythm मैंने बोला था R waves appear evenly spaced on the ECG, यानी कि क्या, दो RR interval के बीच में same gap होना चाहिए next upcoming R waves के बीच में. So that is called as what regular rhythm. But irregular rhythm में क्या होगा, R waves appear evenly spaced on the ECG, यानी कि क्या, दो RR wave के बीच में evenly स्पेस गैप नहीं होगा, पहले इसमें छोटा होगा, पहले दूसरे इसमें नेक्स्ट बड़ा गैप होगा. Like that you can say that that will be that will be a irregular rhythm. So constantly अगर ये एक ही स्पेस मेंटेन होते जा रहा है, so we can say that it is a regular rhythm करके. Then so we can say यहाँ पे एक ECG का स्ट्रिप है रेगुलर रिदम. ये कैसे है, आर आर इंटरवल इज इवनली स्पेस्ड ऑन द ECG. यहाँ पे पहले चेक करो दो आर आर इंटरवल के बीच में कितने बॉक्सेस है, विच इज 1 2 3, 3 बॉक्सेस है. वही 3 बॉक्सेस हमें हर हर नेक्स्ट प्रोसीडिंग आर आर इंटरवल्स में मिल रहा है. सो दैट इज व्हाट इट इज अ रेगुलर रिदम वी कैन से. देन नेक्स्ट इज अबाउट इरेगुलर रिदम. सो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं काउंट द आर आर इंटरवल्स बिटवीन दिस. सो वी कैन से 1 2 3 4 दिख रहा है यहाँ पे, एंड हियर 1 2 3 4 5 दिख रहा है, देन अगेन 1 2 3 4. सो यू कैन से दैट देर इज नॉट अ कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे चेंज होते जा रहा है. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, एंड अगेन यहाँ पे 4 है. सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे ये जो है ये आर आर इंटरवल्स कैसे है, प्रॉपरली नॉट स्पेस्ड है. सो ये हम बोलेंगे इट इज अ irregular rhythm. There is a formula for the regular rhythm which is a large box method. So इसमें हमें क्या करना है, two count the number of large boxes between the two R waves. So for example अगर आपको मिल रहा है 4 large box, so you should do what, 300 will be the common thing which you should divide it by how many large box you found it. So for example if you found 4 large box between the two R intervals, then 300 divided by 4, which then the answer will be 75, which is the heart rate. And again for example if you are getting only 2 large box between the two R waves, then you should do 300 divided by 2, which will be 150 is the heart rate of that person. Like that you can do this thing in a regular rhythm.
You can do it for tachycardia and also for the bradycardia, but the rhythm should be in regular rhythm. Then this formula can be applicable. ओके देन हो सके तो ये जो थिंग है ये आप लर्न कर सकते हो दैट इज वन बॉक्स का ये आप मगअप कर लो दैट विल बी द मोस्ट यूजफुल थिंग सो वन बॉक्स में अगर आप याद रखना 300 150 100 75 60 300 150 100 75 60 ये चीज आप याद रख लो देन यू कैन साइड बाय साइड ऐड वन बॉक्स टू बॉक्स थ्री बॉक्स फोर बॉक्स फाइव बॉक्स सो ये चीज है ये रफली हमें बता देगा एंड इट इज यूजफुल ओनली इन द रेगुलर रिदम सो ये चीज अगर आप याद कर लो तो इट इज वेरी इजी you don't need to calculate it that time you know to calculate the heart rate in a regular rhythm so अभी हम देखते हैं irregular rhythm के heart rate कैसे calculate करते हैं सो इसके लिए एक फॉर्मूला है दैट इज 30 बॉक्स मेथड हम बोल सकते हैं इसे सो आपको देखना है हाउ मेनी टाइम्स आर वेव्स अपीयर इन अ 30 लार्ज बॉक्सेस सो फॉर एग्जांपल अगर आपको 7 आर वेव्स दिखे in a 30 large boxes so you can say that it will be what 7 third you should do what 7 into 10 you should multiply that will give you a heart rate for example if you find 6 then you should do what 6 into 10 that will give you what the heart rate so you should count how many R waves are there in the 30 large boxes that will that if you get a number and that number should be multiplied with what 10 for giving what heart rate and this is very simple method for calculating the accurate irregular rhythm ओके अब आप खुद आइडेंटिफाई करो यहाँ पे वेदर इट इज अ रेगुलर रिदम और इरेगुलर तो हमें पता है वी नीड टू चेक काउंट द बॉक्सेस 3 to 5 हो तो नॉर्मल यानी कि रेगुलर रिदम सो यहाँ पे दैट शुड बी व्हाट दैट शुड बी कॉन्स्टेंटली मेंटेन थ्रू आउट सो तभी हम उसे क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ रेगुलर रिदम सो यहाँ पे देखो 1 2 2.5 boxes यहाँ पे भी 2.5 boxes 2.5 2.5 so the rhythm is a regular rhythm now tell me whether it is a tachycardia or bradycardia so we know कि अगर दो लार्ज बॉक्सेस से कम हो या फिर दो लार्ज बॉक्सेस हो वी कैन से दैट इट इज अ tachycardia so यहाँ पे दो लार्ज बॉक्सेस है एंड 2.5 राइट सो ये हम माइल्ड टैकीकार्डिया बोल सकते हैं इस कंडीशन को okay, अब आप बताओ कि ये स्ट्रिप में वेदर इट इज अ टैकीकार्डिया और इट इज अ ब्रैडीकार्डिया ओके सो लेट्स काउंट इट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5.5 so we can say that it is more than 5 large boxes so we know that more than 5 large boxes है मतलब that will indicate what bradycardia yes okay now tell me whether this is a tachycardia or bradycardia let's count it is only having one box around one box one 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 so we know that the अगर दो लार्ज बॉक्सेस से कम हो तो that condition will be the tachycardia okay now we see the next one okay okay guys अब आप बताओ यहाँ पे जो आर वेव्स है इसके बीच में कितने लार्ज बॉक्सेस है and you need to think it and comment down in the comment section I will pin the correct answer and so अभी तक हमने देखा कि कैसे हम आर आर इंटरवल से हम टेकिकार्डिया ब्रैडिकार्डिया और नॉर्मल रिदम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसी से समझना भी एक स्किल है जितना ज्यादा स्ट्रिप्स आप देखोगे तो दैट विल बी मोर इजी टू लर्न सो प्रैक्टिस ज्यादा करो और नेक्स्ट टाइम
नेक्स्ट वीडियो में हम ईसीजी पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जहां और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कमेंट डाउन योर व्यूज अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो।